नमस्कार, आपदा का सामना में आपका स्वागत है। भारत की तटीय सीमाओं की लंबाई करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। दरअसल ये तटीय इलाकों में कई आपदाओं का खतरा लगातार बना होता है, जिसमें चक्रवात, सुनामी, बाढ़ का खतरा, तमाम तरह से खतरे होते हैं जो बाकी इलाकों से ज्यादा होते हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान लगातार होते हुए हम देख रहे हैं। और इस स्थिति में जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर कर सामने आया है, जिसके कारण कई हैं। वैसे समुद्री जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ आपदाओं की संख्या तो बढ़ी ही है, साथ ही इन प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। आज बात करेंगे आपदा का सामना में तटीय इलाकों में जो खतरे हैं, जो जोखिम हैं। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये तटीय इलाकों में किस तरह के खतरे होते हैं, किस तरह की समस्याएं होती हैं और इसके कारण क्या हैं। आइए आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो तटीय इलाकों में रहता है कई तरह के आपदाओं का खतरा जो मैदानी इलाकों से अलग होता है, जिसमें चक्रवात है, सुनामी है, बाढ़ का खतरा है और भी कई खतरे होते हैं। और करीब इसलिए भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7,000 से ज़्यादा जो किलोमीटर की सीमाएं हैं वो तटीय सीमाएं हैं। 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर आते हैं। कारण यह है कि उथला महाद्वीपीय शेल्फ एक कारण के तौर पे जाना जाता है। इन इलाकों में उच्च जनसंख्या घनत्व होता है। तटीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां अलग होती हैं। तूफानी ज्वार की आशंकाएं लगातार बनी होती हैं। भारी बारिश होती है, कई बार तेज गति की हवाएं चलने की आशंकाएं लगातार बनी रहती हैं। और अब जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री स्तर में वृद्धि की भी आशंका है और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा की घटनाओं में वृद्धि की आशंका है। और इन जोखिमों में तीव्रता उसकी बढ़ने के आसार हैं और ऐसे उदाहरण भी अब हमारे सामने हैं। तो ये मोटे तौर पे एक आउटलाइन, ये कहें एक रूपरेखा है तटीय खतरों की अगर हम बात करें तो। और दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए। स्वागत करते हैं हम राजेंद्र सिंह जी का, जो सदस्य हैं एनडीए में, और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एम मोहपात्र, जो महानिदेशक है भारत मौसम विज्ञान विभाग के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और अगर शुरुआत में आपसे करना चाहूं राजेंद्र जी, तो मोटे तौर पर हम या कहें भारत कहां खड़ा है इस वक्त जहां तक तटीय क्षेत्रों में खतरों की बात है? देखिए, जहां तक खतरों की बात है तो खतरे तो आएंगे, बढ़ेंगे भी। और जैसे जलवायु परिवर्तन होता है उसके हिसाब से खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं। अभी तक साइक्लोन जो है, चक्रवात सिर्फ ईस्ट कोस्ट तक लिमिट था, लेकिन अभी आपने पिछले 1-2 साल में देखा है कि वेस्ट कोस्ट में भी इसकी तीव्रता बढ़ी है और 3 साइक्लोन हमने वेस्ट कोस्ट में भी देखे हैं। लेकिन इससे निपटने के लिए इसको कैसे इनका सामना किया जाए, एनडीए में जो शीर्ष संस्था है इसने गाइडलाइन बनाई है, इन्होंने पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी और गाइडलाइन को हमने स्टेट के साथ शेयर भी किया ताकि समय समय पर इनकी समीक्षा भी की जाए। इसके साथ ही जो खतरों से निपटने के लिए, स्पेशली जो साइक्लोन और चक्रवातों से, सुनामी से खतरों से तैयारियां हैं, इसके लिए अभी एनडीएमए ने एक नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है, एनसीआरएमपी इसको बोलते हैं, करीब 4600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था 2012 में। इसमें 2 फेज है। पहले फेज में हमने जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लिया है और दूसरे फेज में हमने वेस्ट बंगाल, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला को इसमें हमने शामिल किया है। इसके अंतर्गत इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने किया है, क्योंकि इसमें इन 2 राज्यों पर हम देखें, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो ज्यादा जो है वनरेबल हैं, उसमें हमने जो है करीब 535 जो है साइक्लोन शेल्टर हमने बनाए हैं। ये शेल्टर काफी बड़े होते हैं, करीब 1000 से 1500 आदमी हम इसमें एक टाइम पे सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें जो है, इसके साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, सिस्टम जो है हमने इसमें लगाए हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, किस तरह से अलर्ट सायरन है,
सैटेलाइट रेडियो है, ठीक है। मैसेजिंग है, और इसका जो है काफी प्रभाव हमें जो है इन 2 राज्यों में देखने को मिला है। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट पहले 2 राज्यों में कंप्लीट हो गया है। हाँ। फेज 2 जो है अभी शुरुआत हो गई है, और इस साल सितंबर में ये दूसरे जो 6 राज्य हैं उनमें भी हम ये प्रोजेक्ट खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे भी इस पे बात करेंगे, खासकर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर। डॉक्टर मोहपात्र, हमें ये बताएं कि क्या भारत ज्यादा प्रोन है, यानी ज्यादा जो तटीय क्षेत्र है वहां ज्यादा आपदाओं की आशंका है, क्योंकि एक बड़ा भाग प्रायद्वीपीय भाग है? आपने सही बताया है। भारत ऐसे एक देश है जिसमें साउथ में इंडियन ओशन है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ऐसे 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा तटीय इलाका समुद्र के आसपास है, और जितने सारे हजार्ड्स यानी डिजास्टर्स देखने को मिलता है पूरी दुनिया में, इसमें सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स ओशन रिलेटेड और कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है। और भारत की बात करें तो हमारे इस इलाके में हम सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डिप्रेशंस, लो प्रेशर सिस्टम्स तो एक्सपीरियंस करते हैं। इसके साथ साथ मानसून के कारण कभी कभी स्ट्रांग मानसून और वीक मानसून स्थितियां पैदा होता है कोस्टल इलाका में, जिसकी वजह से हेवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म्स, स्क्वाल्स वगैरह को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कभी कभी हाई वेव्स एंड स्वेल्स भी डेवलप होता है, जो कि कोस्टल इलाका को अफेक्टेड करता है। और जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस अब देखें, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज से हमारा जो सी लेवल राइज हो रहा है, इससे भी हमारा जो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट है दोनों भी वल्नरेबल है और प्रोननेस भी ज्यादा है। ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जितना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होता है, इसका लगभग 7%, यानी आउट ऑफ 80 इन ग्लोबल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओनली 5 साइक्लोन्स डेवलप ओवर आवर ओशन बेसिन्स। जी। एंड आउट ऑफ दिस 5, 3 to 4 they cross Indian coast, west coast and east coast। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप डेथ या लॉसेस का कंपेयर करें, आप देखेंगे कि मोर देन 75% ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स इन द पास्ट जो हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से पूरी दुनिया में, वो सभी बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया है। ऑफ कोर्स स्थितियां अभी परिवर्तन हो गया है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री। जी जी। मगर ये इसलिए है कि ये जो एरिया है ये बहुत प्रोन है बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफी ऑफ द कोस्टल एरिया। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल है वो बहुत शैलो है, वहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सिटी है, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, जो कि सी लेवल के आसपास है लेकिन सी लेवल के नीचे है, इसलिए कोस्टल वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस एरिया में। बिल्कुल। और जैसे आप पहले बोल रहे थे, पॉपुलेशन डेंसिटी और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री भी इसमें रैपिड रफ्तार में बढ़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए हमारा वल्नरेबिलिटी दिनों दिन बढ़ रहा है। बिल्कुल। इसके और पहलुओं पे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बने रहे आपदा के सामना के साथ। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है? हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उगती हुई हरियाली में, सोने सी हर बाली में, हर सुबह चाय की प्याली में और घर घर की खुशहाली में, प्रदूषण मुक्त हो आसमान,
दुनिया भर में अपने निशान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, गेल इंडिया जिसकी पहचान। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। ये नई मालकिन ने क्या जादू किया है जो इतने एक्सपेंसिव एरिया में रहना चाहती है? तू इतना बड़ा घर, रेंट भी ज्यादा होगा ना? बड़ी पार्टी लगती है। अब तो मिलना पड़ेगा उनसे। तो मिलिए इस नए घर की मालकिन से। बनाए अपने सपनों का घर बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के संग। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। 21वीं सदी का भारत आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है और यह सब संभव हो रहा है अपना कर्तव्य निभाते हमारे आय करदाताओं के योगदान से। याद रखें उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। इसलिए 15 मार्च 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ब्याज या दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यही नहीं, किसी भी असमायोजित व्यवसायिक हानि अथवा पूंजीगत हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत। आपदा का सामना में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। तटीय इलाकों में किस तरह के जोखिम और खतरे हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी, सदस्य एनडीए में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने बताया राजेंद्र जी, आपने ब्रेक से पहले, लेकिन मैं अलग से यह सवाल पूछ रहा हूं कि एक बड़ा इसमें एक क्षेत्र है राज्यों को सेंसिटाइज करना, उनको सिर्फ न सिर्फ सिद्धांत के स्तर पर बल्कि क्या तैयारियां करनी है इसके स्तर पर, और जो जनसंख्या है जिसका घनत्व काफी ज्यादा है तटीय इलाकों में, उनको भी एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करना। इस पे जरा हमें हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ हो रहा है। देखिए, जैसे ही ये साइक्लोन का इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है और डॉक्टर महापात्रा साहब बैठे हैं, आजकल तो उन्होंने इतना बढ़िया अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है। करीब 8 से 7 दिन पहले हमें पता लग जाता है कि साइक्लोन उस एरिया में फॉर्म हो रहा है। 7 से 8 दिन पहले हमारा एक्शन जो है उस दिन से ही शुरू हो जाता है कि कैसे अपने लोगों को आगाह किया जाए। इसके लिए राज्य स्तरों पे बात होती है, राज्य स्तर, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं, तथा जैसे जैसे ये नजदीक आता है वैसे वैसे हम लोगों को अर्ली वार्निंग के द्वारा जो है लोगों को अपने घरों से निकालते हैं। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, कुछ अलर्ट सायरन होते हैं जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लगे हुए हैं, कुछ सैटेलाइट रेडियो के द्वारा देते हैं, कुछ मास मैसेजेस हम जो है लोगों को करते हैं। इसके साथ ही जब लोगों को निकालने का काम शुरू करना पड़ता है तो करीब इसके लिए एनडीएमए ने इस स्कीम के अंतर्गत करीब 1100 किलोमीटर रोड जो है हमने ईस्ट कोस्ट में बनाई है, ताकि गाँव तक जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको निकालने के लिए वो आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही हमने 34 जो है ब्रिज भी बनाए हैं ताकि आवागमन की सुविधा को जो है अच्छी तरीके से हम लागू कर सकें। इसके साथ ही आप क्या राजेंद्र जी, क्या ये पूर्वी पश्चिम दोनों किनारों पे बनाए गए हैं? जी, ये पूर्वी तट पे बनाए गए, पश्चिम में ही बनाए। पश्चिम में जो है करीब 262 साइक्लोन सेंटर बनाए हैं, क्योंकि पश्चिम में इसकी शायद जो उस समय है ज्यादा कमी महसूस नहीं हुई है, लेकिन ईस्ट को देखते हुए हमने वहाँ 535 साइक्लोन सेंटर बना दिए गए हैं और 146 जो है ये हमने एक्स्ट्रा जो है वेस्ट बंगाल के लिए बनाए हैं। तो जब लोगों को निकालने का समय आता है तो करीब 5 से 6 लाख लोगों को उड़ीसा से निकाला है, आंध्रा से निकाला गया है और करीब 14 लाख लोगों को अम्फन के टाइम पे वेस्ट बंगाल से निकाला है। इसमें एनडीएमए, एनडीआरएफ, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब की भागीदारी होती है कि हम अपने लोगों को सुचारू ढंग से इन शेल्टर में या स्कूल में या कहीं भी
जो पंचायत घर है उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। तो आपको लगता है कि ये जो आश्रय स्थलों की पहचान की गई है या उनका विकास किया गया है, खासकर चक्रवात को ध्यान में रखते हुए, ये पर्याप्त है संख्या के लिहाज से, और इतने पर्याप्त कि भविष्य में भी जो चुनौतियां आएंगी उसको लेकर हम निश्चिंत रह सकते हैं? देखिए, अगर आप देखें अगर 1999 में अगर पारादीप देखें तो करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और अगर आप अभी देखें उसी तीव्रता के साइक्लोन अभी भी आए हैं, और 19, 20 और 21 में करीब करीब 8-9 साइक्लोन हमारे पास आए। अगर आप उसमें डेथ की फिगर देखते हैं, मसले का फिगर देखते हैं, तो कई तूफानों में तो कुछ भी हमारे लॉस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 1-2 तूफानों में करीब हुआ है, तो करीब 26-27 लोगों की जान गई है। हमारा आखिरी प्रयास यह है कि अगले 2-3 साल तक 0 मोर्टेलिटी रेट जो है हम इसमें अचीव करना चाह रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, भरसक प्रयास है कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी शख्स और कोई भी इंसान जो है इन तूफानों के कारण अपनी जान न गंवाए। इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और ये आंकड़े भी बताते हैं राजेंद्र जी कि जो लोगों की जो जान हानि है उसमें काफी संख्या में कमी आई है। डॉक्टर मोहपात्र, चेतावनी प्रणाली की बात हुई है, लेकिन अब एक नई समस्या हमारे सामने है, वो है जलवायु परिवर्तन की समस्या। किस तरह से इसको ट्रेस किया जा रहा है, इसे समझा जा रहा है, क्योंकि ये तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इसकी तीव्रता, ऐसा कई विशेषज्ञ कहते हैं। जी, जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव है कोस्टल हैजार्ड्स के ऊपर। पहले तो ये है कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से जो सी लेवल है उसमें राइज हो रहा है, और जब सी लेवल राइज हो रहा है, शायद जब दिन भर दिन हम देखते हैं हम पता नहीं चलता है, मगर जब कोई एक ट्रॉपिकल साइक्लोन तट को पार करेगा तब ये दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट होगा। जैसे कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन में टाइडल वेव 5 मीटर हाइट में आ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ये आएगा, इससे 10 to 15% ज्यादा हाइट का टाइडल वेव समुद्र से लैंड की तरफ आ सकता है। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका असर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन या कोई लो प्रेशर सिस्टम के साथ बारिश होता है, मानसून के टाइम हो कि पोस्ट मानसून प्री मानसून टाइम हो, तब बारिश का जो रफ्तार है वो बढ़ जाता है। हमने देखा है कि जो पहले जैसे बारिश हो रहा है, सो जो साइक्लोन में पहले जितना बारिश हो रहा था अभी ज्यादा बारिश होने का उम्मीद है, और ये बारिश वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हुए एक लिमिटेड टाइम के ऊपर होगा। इसका प्रभाव ये होगा कि इट विल लीड टू फ्लैश फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स, कोस्टल फ्लड्स एक्सेट्रा। सो इसको देखते हुए हम क्या किए हैं कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को और ज्यादा से ज्यादा सटीक रूप से इसको मॉनिटर किया जाए, ठीक है, इसको डिटेक्ट किया जाए, और इसका फोरकास्ट के साथ साथ इसका एसोसिएटेड एडवर्स वेदर जैसे हेवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्टॉर्म सर्ज को लोकेशन स्पेसिफिक पूर्वानुमान किया जाए। इसके लिए हम जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स है, इसका हम रिजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इसमें जो फिजिकल प्रोसेस है इसको डिफाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो डाटा है हम डिसिमिनेट करते हैं सैटेलाइट से, रडार से, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन से, ओशन से, मेट्रोलॉजिकल बुई से, शिप से, इसका भी डेंसिटी बढ़ा के मॉडल को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मॉडल का फोरकास्ट बन रहा है, जो फोरकास्ट को सिर्फ ऐसे ही लोगों को नहीं देते हुए, वो फोरकास्ट का इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट एंड रिस्क बेस्ड वार्निंग हम दे रहे हैं। जैसे सिंह साहब बोल रहे थे, एक डायनामिकल रिस्क अटलास डेवलप हुआ है, जिसको हम जब साइक्लोन कोई तट पर आएगा, इसको हम इस्तेमाल करते हुए स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, नेशनल रिस्क अथॉरिटी और सभी स्टेक होल्डर्स इसको यूटिलाइज करके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, क्या क्या रिस्क है कोई ब्लॉक में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं वेल इन एडवांस। क्योंकि हमारा भी फोरकास्ट प्रणाली ऐसे है कि एटलीस्ट 5 दिन पहले हम बता सकते हैं कि ये साइक्लोन कहाँ जाएगा और क्या होगा और क्या इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव पड़ने वाले है, इसको देखते हुए सभी कदम इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड ले रहे हैं, जैसे कि हमारा जो फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन है, ये न सिर्फ समस्या को एक गंभीर रूप दे रहा है, बल्कि उस हिसाब से तैयारियां करने के लिए भी एक तरह से पूरे तंत्र को तैयार होने की आवश्यकता है, और आंकड़े भी बताते हैं कि वो तैयारी अब बहुत ऊंचे स्तर पर है। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। अरे पर कार लेने की इतनी जल्दी क्यों थी तुझे? कम से कम मेरी एडवाइस ले लेता। पापा, अगर आपकी एडवाइस लेता तो सरप्राइज नहीं दे पाता ना। और कार के मैटर में ना सही, पर कार लोन तो मैंने आप ही की एडवाइस से लिया है। मतलब आपका फेवरेट बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कार लोन। इनके लोअर इंटरेस्ट रेट्स और क्विक प्रोसेसिंग के साथ साथ मुझे मिली एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। मतलब अब रोज रोज बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। चल, और मुझे नई कार की पार्टी दे। चल। मास्क पहने, कोविड तीसरी लहर को रोके। त्वचा का एक वादा, माइसोर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। जल जीवन मिशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं तटीय क्षेत्रों में किस तरह के जोखिम है और क्या तैयारियां हैं, कितना आश्वस्त हुआ जा सकता है। राजेंद्र जी, हमें यह बताएं कि हम जानते हैं कि जो आपदाओं को लेकर प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा है और उसमें कई बातों पे फोकस किया गया है और ये भी कहा गया है कि उसमें समाज के अलग अलग वर्गों की भूमिका को अलग से रेखांकित किया जाए, जिसमें महिलाओं की भूमिका की भी बात कही गई है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो तमाम खतरों को लेकर थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होता है। किस तरह से इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है, महिलाओं को खासकर इसके लिए सेंसिटाइज किया गया, तैयार किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, इस समय एनडीए में करीब हमने एक स्कीम शुरू की है, आपदा मित्र स्कीम। इसमें हम लोग 350 जिलों में करीब 1 लाख वॉलंटियर्स को तैयार कर रहे हैं और ये 1 लाख वॉलंटियर्स में जो इनको आपदा मित्र कहते हैं, इसमें 25% करीब 25,000 हमने जो है महिलाओं की भागीदारी रखी है, जिनको हम आपदा सखी के नाम से पुकारते हैं। तो हर और जितना आपने कहा कि 13 जो ये कोस्टल राज्य हैं, इसमें करीब 135 जिले आते हैं। इन 35 जिलों में करीब आप लगाइए कि 45,000 to 50,000 वॉलंटियर्स हम इसमें अगले 1 साल में इन राज्यों को, इन जिलों को देने वाले हैं। इसमें से जो है करीब 20,000 के लगभग जो है इसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। इसके साथ ही
जो ये हमारे जो मल्टीपर्पज शेल्टर जो हमने बनाए हैं, इनकी रख रखाव का जिम्मा जो है आंध्रा का अगर मैं आपको बताऊं तो करीब आज सारे के सारे आंध्र प्रदेश में जो मल्टीपर्पज शेल्टर बने हैं उसमें सारे के रख रखाव और उसकी जिम्मेवारी जो है महिला स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने हाथों में ली है। और जहां एक राज्यों में जो दूसरे राज्य बनते हैं जहां ये शेल्टर बने हैं वहां भी इन महिला संस्थाओं में और जो इसकी देखरेख करता है उसमें भी 50% जो है महिलाओं की भागीदारी है। तो हर लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला कहीं हमसे पीछे ना रह जाए। इस आपदा के समय में उनको हम लोग इतना ट्रेन कर रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग में भी महिलाओं की भागीदारी हम ज्यादा रखते हैं। और जहां तक विलेज लेवल की बात है उसमें भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब ट्रेनिंग दी जाए। अभी हमने करीब 28 लाख लोगों को जो है इनके ऊपर जानकारी दी है, इसमें करीब जो है 50% जो है महिलाओं की भागीदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपदा मित्र और आपदा सखी अपने आप में बेहद रोचक परिकल्पना लगती है और आपदा मित्र की भूमिका हम पिछले कई आपदाओं के दौरान देख भी चुके हैं। डॉक्टर मोहपात्र, एक जो चेतावनी प्रणाली की बात कही जा रही है, पूर्व चेतावनी प्रणाली की बात कही जा रही है, अगर पूरी दुनिया के मॉडल को अगर हम देखें जो तकनीक की इस्तेमाल हो रही है, तो अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हमारा देश कहां खड़ा है? हम भी क्या उतनी ही एफिशिएंसी के साथ, उतनी ही तीव्रता के साथ, सटीकता के साथ आज ये पूर्व चेतावनी दे पा रहे हैं और लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं इसको? दुनिया भर में आप साइक्लोन वार्निंग सिस्टम का बात करें तो जो लीडिंग सेंटर है वो होता है नेशनल हरिकेन सेंटर यूएसए का, और जापान का जो टाइफून वार्निंग सेंटर होता है। और इसके साथ आप भारत की जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है कंपेयर करें, आप देखेंगे कि इंडिया इज सेकेंड टू नन। हमारा जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है इसके जरिए जो हम लोगों के पास संवाद पहुंचता है, इससे हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर में लीडिंग कंट्रीज में यूज हो रहा है, हम भी वही यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास पूरी तटीय इलाके में अभी डॉप्लर वेदर राडार लगे हुए हैं। पूरा तटीय इलाका अप टू 500 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट राडार के जरिए मॉनिटरिंग किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे पास दो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनसैट 3D, इनसैट 3DR। इसको भी लेकर हर 15 मिनट में हमको उपग्रह से प्राप्त चित्र मिलता है और तथ्य भी मिलता है। इसको लेकर हम कंटिन्यूअस सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे भी दुनिया भर में दूसरा हो रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमारे पास ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ऑटोमेटेड रेन गेजेस, हाई विंड स्पीड रेकॉर्डर्स, सभी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध है। और फोरकास्ट देने के लिए जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स है, हमारे पास ऐसे ही मॉडल्स है जिसमें हर 12 किलोमीटर में हम पूर्वानुमान दे सकते हैं और अगले 10 दिन तक पूर्वानुमान दे सकते हैं। जी। आप दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे, हमारा जो ये 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन और दूसरे कंट्री साथ है, मगर जो हमारे पास एनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम है जिसमें हम हर 12 किलोमीटर में प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट दे सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है हेवी रेन की, विंड की, ये सभी दूसरे कोई कंट्री के पास ऐसे हाई रेजोल्यूशन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल नहीं है। और इसको देखते हैं जो फाइनली फोरकास्ट जो हम देते हैं, हम 15 दिन का एक पूर्वानुमान देते हैं जिसको एक्सटेंड रेंज फोरकास्ट बोलते हैं। हर थर्सडे को इशू होता है। इसमें बताते हैं कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जेनेसिस होगा कि नहीं होगा और कब होगा। ऐसे पूर्वानुमान सभी देश नहीं दे रहे हैं। यूएसए में इशू हो रहा है और हम ये इशू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर दिन हम नेक्स्ट 5 डेज में जेनेसिस होगा कि नहीं, वो कैसे रहेगा, इसका हम पूर्वानुमान देते हैं। जबकि बहुत सारे देश सिर्फ 3 दिन के लिए देते हैं, हम 5 दिन के लिए दे रहे हैं। ठीक है। ये जब साइक्लोन बन जाता है तब सभी देश फोरकास्ट देते हैं, मगर हम साइक्लोन बनने से पहले फोरकास्ट देते हैं। यानी इसको बोलते हैं प्री जेनेसिस ट्रैक एंड इंटेंसिटी फोरकास्ट। लो प्रेशर सिस्टम से शुरू करके हम बता देते हैं ये साइक्लोन होगा कि नहीं होगा, साइक्लोन होगा तो कौन सा तक के पास ये जा सकता है। और डिप्रेशन स्टेज में हम अगले 3 दिन या 5 दिन का पूरा रूपरेख देकर क्या ट्रैक रहेगा, क्या इंटेंसिटी रहेगा, कौन सा तक पहुंचेगा, वो देते हैं, जो कि दुनिया भर में कोई देश ऐसे नहीं देता है। सो इससे कंपेयर करेंगे प्री जेनेसिस साइक्लोन फोरकास्ट में इंडिया आगे है। बिल्कुल। फोरकास्ट एक्यूरेसी का कंपेयर करें, फोरकास्ट एक्यूरेसी तो है, आप तो देखे होंगे रिसेंट पीरियड्स में कैसे पिन पॉइंटेड फोरकास्ट डॉक्टर मोहपात्र, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस पे इसको सराहना किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो ये जानकारियां हैं जो ये बताती हैं कि तकनीकी स्तर पर, सूचना के स्तर पर, तैयारियों के स्तर पे
तैयारी जबरदस्त तरीके की हो रही है। लेकिन एक बात जो राजेंद्र जी ने हमारे इस कार्यक्रम में बताई वो है कि जो आम लोग हैं, चाहे वो आपदा मित्र की भूमिका में हो, आपदा सखी की भूमिका में हो, उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी है जहां तक जान और माल के नुकसान को कम से कम करने की बात है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं धन्यवाद करूंगा राजेंद्र सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर एम मोहपात्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपदा के सामना के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।